IIBF सर्टिफिकेशन कोर्स ऑन एमएसएमई चैप्टर 7 एमएसएमई रिहैबिलिटेशन पार्ट 2 में आज हम लोग पढ़ेंगे एनपीए रिकवरी, डीआरटी, सरफेसी एंड अदर रिकवरी टूल्स के बारे में। वाइबिलिटी नॉर्म्स क्या क्या है? वाइबिलिटी नॉर्म्स है कि अगर कोई भी जो है एमएसएमई यूनिट अगर पोटेंशियली वाइबल है तो 6 महीने के अंदर जो है उसको रिहैबिलिटेशन पैकेज प्रोवाइड कराना, ताकि वो जो है समय से पहले उसको प्रॉपर पैकेज मिल सके और वो आपका रिहैबिलिटेट कर सके। तो नॉर्म्स कहता है कि रिहैबिलिटेशन पैकेज जो है स्प्रेड ऐसे होना चाहिए कि 5 ईयर से ज़्यादा कमेंसमेंट ऑफ पैकेज में टाइम ना लगे। साथ ही साथ मैक्सिमम पीरियड जो हो सकता है रिस्ट्रक्चरिंग का या पैकेज प्रोवाइड करने का वो 7 ईयर से ज़्यादा नहीं हो सकता। आरबीआई जो है वो स्टेट लेवल इंटरनेशनल कमीशन SLIIC का फॉर्मेशन करता है विथ सेक्रेटरी, जो कि आपका SSI मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के सेक्रेटरी के साथ ये आपका SLIIC का फॉर्मेशन करता है। ऐसा फॉर्मेशन क्यों करता है? क्योंकि आरबीआई के पास जो है वो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस है एमएसएमई के रिहेबिलिटेशन को देखने का भी। वायबिलिटी नॉर्म्स इन जनरल, वायबिलिटी नॉर्म्स इन जनरल क्या है? तो फाइनेंशियल बैंक और इंस्टीट्यूशन को पार्टिसिपेट बिल्कुल करना ही करना है। रिवाइवल ऑफ प्रोग्राम, एमएसएमई यूनिट को रिवाइव करने के प्रोग्राम में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बिल्कुल पार्टिसिपेट करना है और उनको कुछ ऑफर प्रोवाइड करना, कुछ सेक्रीफाइस करना है ताकि वो जो यूनिट है वो रिवाइव कर सके और उनको वर्किंग कैपिटल जो है वो सिक यूनिट को दिया जा सके। वायबिलिटी स्टैब्लिश करने में जो है बैंक और फाइनेंशियल एजेंसी का भी पूरा पूरा रोल होना चाहिए। अगर लिमिटेड कंपनी का केस है तो लिमिटेड कंपनी में नेट वर्थ को हम लोग डिफाइन करते हैं सम ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व प्लस पेड अप कैपिटल को हम लोग कहते हैं लिमिटेड कंपनी में नेट वर्थ। और अगर कोई प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप कंसर्न कंपनी है तो वहां पर नेट वर्थ का मतलब होता है टोटल सम ऑफ पार्टनर स्लैश प्रोप्राइटरशिप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। मतलब अगर कोई आपका प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप कंसर्न है तो उसमें जो प्रोप्राइटर या पार्टनर का जो नेटवर्थ होगा वो और फ्री रिजर्व जो होगा उसको टोटल ऐड करके उस प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप का नेटवर्थ काउंट किया जाएगा। गाइडलाइन क्या क्या है? तो गाइडलाइन ये है कि जब हैंड होल्डिंग स्टेज में रहे, जब अर्ली स्टेज में रहे, जबकि किसी भी एमएसएमई यूनिट को बहुत इजीली बचाया जा सके तो उस समय क्या क्या करना चाहिए? तो कोई भी डिले नहीं करना चाहिए। विद इन 6 मंथ जो है उसको प्रॉपर रीजन के साथ जो है उनको फाइनेंस प्रोवाइड कर देना चाहिए, प्रमोटर्स को पैसे दे देना चाहिए। हैंड होल्डिंग स्टेज क्या होता है? हैंड होल्डिंग स्टेज में ऐसा होता है कि डिले हो रहा है आपका कमर्शियल प्रोडक्शन में मोर देन 6 मंथ, जो कि बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ प्रमोटर है। कंपनी जो है वो लास्ट 2 ईयर में लॉस इनकर कर रही है या फिर जो है कैश फ्लो जो है लास्ट 1 ईयर में वो बहुत घट गया है और ये बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेम। थर्ड है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो 50% से कम हो रहा है। जितना प्रोजेक्शन किया गया था उससे 50% से कम आपका प्रोडक्शन हो रहा है और 50% से कम जो है उसका सेल भी हो रहा है ड्यूरिंग अ ईयर। आरबीआई बैंकों को एडवाइस करती है कि कभी भी बेस रेट से नीचे जो है लैंडिंग नहीं करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि कोई यूनिट को रिवाइव करने के लिए अगर कमर्शियल बैंक जो है उसको बेस रेट से नीचे भी लैंडिंग प्रोवाइड करती है तो इसको वायलेशन ऑफ बेस रेट गाइडलाइन नहीं कहा जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ सिक यूनिट डीक्लासिफाइड कब होगा? जब वो यूनिट सही से वर्क करने लगे तो वो डीक्लासिफाई होकर सिक यूनिट से हेल्दी यूनिट हो जाएगा। डीक्लासिफाई कंपनी को तभी करना चाहिए जब जो डीक्लासिफिकेशन है वो उसके अपने प्रोडक्शन का हुआ हो। ऐसा ना हो कि बैंक ने जो है उसको कोई बेनिफिट दिया हो, कोई कर्ज माफ किया हो और उस कारण से वो कंपनी जो है वो अब अच्छा कर रही है और उसको डीक्लासिफाई कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपनी डीक्लासिफाई तभी होगी जब वो अपने काम और अपने सेलिंग और अपने प्रोडक्शन से जो है वो अच्छा कर रही हो। अगर एक से ज़्यादा लेंडर या फाइनेंसर है तो ये उनका म्यूचुअल डिसीजन होना चाहिए कि आपस में मिलकर एक यूनिफॉर्मिटी बना के जो है वो कंपनी को सिक यूनिट या सिक यूनिट से बाहर करने का बेस बनाए। अगर कोई कंपनी जो है अपना सारा ड्यूज पे कर दी है, हर एक ड्यू पे कर दी है, फिर भी उसको जो है सिक यूनिट से हेल्दी यूनिट नहीं कहा जा सकता है अगर वो केस जो है वो कोर्ट में है। अगर कोर्ट में है, जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता है उस कंपनी या उस एमएसएमई यूनिट जो है उसको सिक यूनिट से स्टैंडर्ड यूनिट नहीं बनाया जा सकता है। एमएसएमई डेट रिस्ट्रक्चरिंग मैकेनिज्म, समय में डेट कैसे रिस्ट्रक्चर किया जाता है? तो कोई अगर वाइबल या पोटेंशियल यूनिट है तो अपना वो रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अर्ली स्टेज में ही अपने लेंडर को बोल सकती है और लेंडर जो है अगर उनको लगता है कि इस कंपनी में पोटेंशियल है और ये रिशेड्यूल करने से, कोई लोन को रिशेड्यूल कर देने से वो सही से काम करने लगेगा तो वो कर सकता है। पर इस बीच ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो अपना इंटरेस्ट वगैरह जो है वो लेना बंद कर दे, क्योंकि वो बाद में फिर जो है वो लेंडर पे एक बड़ा बोझ बन जाता है। तो उसका इंटरेस्ट और ईएमआई वगैरह नॉर्मल रूप से ही चलते रहना चाहिए। बस उनका जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ा देना चाहिए, ईएमआई का अमाउंट घटा दिया जा सकता है लेकिन ईएमआई को जीरो नहीं करना चाहिए। आरबीआई का मास्टर गाइडलाइन कहता है कि किस यूनिट को जो है वायबिलिटी के लिए एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो एक्सेप्ट किया जा सकता है ऐसा सारा यूनिट जो कि आपका नॉन कॉर्पोरेट यूनिट है एमएसएमई को किसी भी लेवल का अगर ड्यू है तो उसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर कोई कॉर्पोरेट यूनिट है और वो बैंकिंग फैसिलिटी इंजॉय कर रहा है सिंगल बैंक से तो उस पर अगर किसी भी लेवल का ड्यू है उसको कंसिडर किया जा सकता है रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। अगर कोई कॉर्पोरेट यूनिट है और उसका फंड या नॉन फंड बेस आउटस्टैंडिंग 10 करोड़ या उससे ज़्यादा का है मल्टीपल या कंसोर्टियम बैंकिंग एग्रीमेंट में, तो भी उसको कंसिडर किया जा सकता है रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। अकाउंट्स इन्वॉल्व इन विलफुल डिफॉल्टर, अगर विलफुल डिफॉल्टर का केस है तो उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर कोई बैंक जो है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है किसी भी एसेट को लॉस एसेट कर दिया है तो उसको फिर रिस्ट्रक्चरिंग के लिए कंसिडर नहीं किया जा सकता है। वायबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? बैंकों को जो है वो एक्सेप्टेबल वाइबल
बेंचमार्क सेट करना होगा जहाँ पे कि कंपनी जो है वो विदिन 7 ईयर जो है वो आपका वाइबल हो जाए, कंपनी रिवाइव कर जाए विदिन 7 ईयर में, और जो भी लोन का स्ट्रक्चर किया जाए वो 10 साल से ज़्यादा का ना किया जाए। विलफुल डिफॉल्टर क्या होता है? तो विलफुल डिफॉल्टर ऐसे होता है जिनके पास की कैपेसिटी तो होती है, पर वो जो है अपना लोन नहीं चुकाते हैं। दूसरा होता है कि उनके पास जो है जो फंड बैंक ने दिया है जिस चीज़ के लिए, उसको उस चीज़ के लिए, उस पर्पज़ के लिए नहीं यूटिलाइज़ करते हैं, पर उसका कहीं और डाइवर्ट कर देते हैं उस फंड को और किसी और पर्पज़ में उसको यूज़ कर लेते हैं। तो विलफुल डिफॉल्टर कहलाते हैं। हर टाइप के विलफुल डिफॉल्टर होते हैं जो कंपनियों में घोटाला करते हैं, साइफन ऑफ द फंड करते हैं, वो फंड को चोरी कर लेते हैं। यहाँ पे जो बैंकों द्वारा फंड दिया जाता है उसको ना तो उस फंड के लिए यूज़ करते हैं जिसके लिए बैंक ने उन्हें दिया है, ना ही किसी और चीज़ के लिए। वो आपका बुक्स में शो होता है कहाँ गया, वो पैसा कहाँ गया ये पता नहीं चलता, ये चोरी हो जाता है। फोर्थ टाइप ऑफ विलफुल डिफॉल्टर में ऐसा आता है कि जो बैंकों के पास गिरवी रखा हुआ सामान है, बैंकों के पास एज अ सिक्योरिटी दिया हुआ इमूवेबल एसेट है, उसका सेल आउट कर दिया गया बिना बैंक को प्रायर बताए हुए। डाइवर्जन ऑफ फंड क्या होता है? तो विलफुल डिफॉल्टर जो है डाइवर्जन ऑफ फंड के थ्रू ही जो है वो आपका विलफुल डिफॉल्टर बनते हैं। तो डाइवर्जन ऑफ फंड का केस क्या क्या होता है? तो शॉर्ट टर्म के लिए वर्किंग कैपिटल के लिए जो है लोन लिया गया और उसको लॉन्ग टर्म में यूटिलाइज कर दिया गया है, तो ये डाइवर्जन ऑफ फंड कहा जाएगा। आपको डे टू डे बिजनेस के लिए जो है लोन दिया गया है और आप उससे मशीनरीज खरीद रहे हैं, तो ये आपका डाइवर्जन ऑफ फंड होगा। अगर आपको लोन के लिए पैसा दिया गया है और आप उसको जो है कोई एसेट खरीदने में लगा दे रहे हैं जिसके लिए कि लोन नहीं दिया गया था, तो ये भी आपको डाइवर्जन ऑफ फंड कहलाएगा। अगर आपको फंड अपने बिजनेस को रन करने के लिए दिया गया है, उसको अपने सब्सिडरीज और ग्रुप कंपनीज में भेज रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये भी आपका डाइवर्जन ऑफ फंड है। अगर आपका किसी बैंक से लिमिट चल रहा है और आप किसी दूसरे बैंक से जो है किसी दूसरे बैंक के करंट अकाउंट से अगर आप जो है फंड रूटिंग कर रहे हैं, तो ये भी आपका डाइवर्जन ऑफ फंड के अंदर काउंट होता है। इसके लिए आपको प्रायर बैंक से परमिशन लेना होता है। आप अगर प्रायर बैंक से परमिशन नहीं ले रहे हैं, तो ये डाइवर्जन ऑफ फंड का एक केस है। बिना बैंक के प्रायर अप्रूवल के अगर जो है लोन का पैसे को इन्वेस्टमेंट किया गया है दूसरे कंपनी को एक्वायर करने के लिए या उसका डेट इंस्ट्रूमेंट को एक्वायर करने के लिए, तो ये आपका डाइवर्जन ऑफ फंड के अंदर आता है। शॉर्टफॉल इन डिप्लॉयमेंट, जो फंड डिसबर्स किया गया और जो विड्रॉ किया गया उसके बीच का गैप नहीं पता चल रहा है, तो ये भी आपका डाइवर्जन ऑफ फंड आएगा। साइफनिंग ऑफ फंड क्या होता है? तो पर्पस जिसके लिए कि लोन दिया गया था वो काम नहीं करके कोई और ऐसा काम करना जिसके लिए कि लोन नहीं दिया गया था, ये होता है आपका फंड की चोरी। पिनल मेजरमेंट्स क्या क्या है? पिनल मेजरमेंट है कि कोई एडिशनल फैसिलिटी जो है वो विलफुल डिफॉल्टर को नहीं दी जाएगी। कोई भी एंटरप्रेन्योर या प्रमोटर जो है इस तरह का जो भी काम में पाया जाता है उसको एक डिफॉल्टर लिस्ट जो है आरबीआई बनाएगी और उसको कोई नया कंपनी खोलने के लिए 5 साल के लिए डीबार कर दिया जाएगा, उनको रोक दिया जाएगा, वो कोई भी नया वेंचर नहीं स्टार्ट कर पाएंगे। उन पर जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी चलाया जा सकता है। विलफुल डिफॉल्टर केस में बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो चेंज इन मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। सार्फेसी एक्ट 2002, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। तो यहाँ पे 3 मेन चीज होता है: सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन और इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। तो ध्यान रखिएगा, सिक्योरिटाइजेशन जो होता है उसमें सेक्शन 13(2) में लिखा हुआ है कि लेंडर्स को प्रायर नोटिस देना है 60 दिन का उनके जो सिक्योरिटी है उसको जब्त करने से पहले। डीआरटी क्या है? डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। आरडीडीबी एफआई एक्ट 1993 के अंदर हुआ है आपका डीआरटी, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल का गवर्न किया गया है। रिकवरी ऑफ डेट ड्यू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट, ये वहां पे अप्लाई होता है जहां पे कि आपका 20 लाख से ज्यादा का केस है। पहले ये 10 लाख था, उसको बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। सबसे पहले जो है डीआरटी में कोई मामला जाता है, उसके बाद अगर डीआरटी पे अपील करना होता है तो डीआरएटीज पे जाता है। अगर कोई मामला डीआरटी में है तो फिर बोरोवर जो है वो कोर्ट में, सिविल कोर्ट में नहीं जा सकता है। डीआरटी को कोई भी केस जो है 180 दिन के अंदर डिस्पोज ऑफ कर देना होता है। एक्सटेंशन ऑफ पीरियड भी मिलता है, अगर वैलिड रीजन हो तो एक्सटेंशन ऑफ पीरियड भी मिल जाता है। अगर कोई आदमी डीआरटी से खुश नहीं है तो वो डीआरटी में कंप्लेन फाइल कर सकते हैं विद इन 30 डेज, लेकिन उसके लिए उनको 25% ऑफ डेट अमाउंट जो है वो पहले जमा करना होगा। अगर कोई केस जो है वो कोर्ट में चला जाता है तो कोर्ट में जो है फाइनेंशियर जो क्रेडिटर होता है उसको कहते हैं प्लेंटिफ, और बोरोवर जो होता है, डेटर्स जो होता है, उनको कहते हैं डिफेंडेंट। तो बैंक्स होगा प्लेंटिफ और बोरोवर जो होगा वो होगा डिफेंडेंट। इस केस में जो है आपका जो भी बोरोवर पे केस फाइल किया गया है उसको हटाया जा सकता है। तो तब हटाया जा सकता है जबकि बोरोवर के साथ पास्ट में बहुत अच्छा रिलेशन रहा है और बोरोवर या गारंटर जो है वो पूरा एफर्ट कर रहा है कि सेल आउट करके कंपनी का स्टॉक और मशीनरीज को सेल आउट करके जो है आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज को भर दिया जाए, बैंक का जो कर्जा है वो चुका दिया जाए। तो इस केस में केस जो फाइल किया गया उसको वापस लिया जा सकता है। इस केस में भी बैंक्स को फाइल किया हुआ केस वापस लेना पड़ सकता है अगर उस केस के कारण जो है क्लोजर ऑफ बिजनेस हो जाए और उसके बाद जो है रिकवरी बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाए। मतलब केस के कारण जो है क्लोजर ऑफ बिजनेस हो जाए और रिकवरी जो है एकदम इम्पॉसिबल हो जाए, तो इस केस में भी जो है सूट फाइल को वापस लिया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि कोई बोरोवर जो है ऑनेस्ट है और वैलिड रीजन से जो है उसका कंपनी बंद हो गया है, उसके पास जो इतना स्टॉक नहीं है, मशीनरीज नहीं है कि जो आपका वो लोन चुका सके, तो कोर्ट के केस टाइम मिसयूज और पैसे की बर्बादी से बचने के लिए भी
केस को बंद किया जा सकता है। कंप्रोमाइज़ ऑफ़र क्यों और कब देते हैं? तो कंप्रोमाइज़ ऑफ़र इसलिए देते हैं क्योंकि लीगल जाना बहुत ही ज़्यादा जो है वो पैसे का बर्बादी, टाइम का बर्बादी होता है। अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी जो है वो फ्यूचर में भी रिलेशनशिप रखना चाहती है और किसी रीज़न से उसका जो है आपका केस एक केस खराब हो रहा है, तो वहाँ पे कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है। बैंक जो है वो साइकोलॉजिकल एवर्सन से बचने के लिए भी जो है कंप्रोमाइज़ कर सकती है। या कोई अगर ऐसा केस हो रहा है जहाँ पे कि बैंक का इमेज जो है वो बहुत खराब हो जा रहा है किसी भी केस को कोर्ट में ले जाकर या बहुत ज़्यादा रिकवरी करने से, तो उस केस में जो है आपका कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है। कंप्रोमाइज़ करने से पहले जो है बैंक को एस्टिमेटेड लॉस कितना हो रहा है वो कैलकुलेट करना होता है। एस्टिमेट करना होता है कि जो डिले इन पेमेंट है उससे कितना ज़्यादा लॉस हो रहा है बैंक को, और इस रीज़न से जो है कंप्रोमाइज़ किया जाए। तो कौन-कौन सा जो है कंप्रोमाइज़ के केस में कंसेशन दिया जा सकता है, तो अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह लगा हुआ है, पेनल इंटरेस्ट लगा है, तो उसको वेवर किया जा सकता है कंप्रोमाइज़ के केस में। वेवर ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी दिया जा सकता है कंप्रोमाइज़ में। इवन कुछ पार्ट ऑफ प्रिंसिपल जो है उसमें भी वेवर दिया जा सकता है। डॉक्टर के.सी. चक्रवर्ती। डॉक्टर के.सी. चक्रवर्ती कौन थे? तो वो थे चेयरमैन एंड एमडी ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, और इनका एक कमिटी बनाया गया था, एक ग्रुप बनाया गया था, जो किस पे काम कर रहा था, तो ये आरबीआई जो है ओटीएस निकालता था, वन टाइम सेटलमेंट निकालता था, उस पे काम करता था। पहले क्या होता था कि आरबीआई जो है वो पहले ओटीएस का रूल निकालता था और उसके अकॉर्डिंग सारे बैंकों को जो है वो सेटलमेंट करना होता था। पर इस कमिटी ने जो है डॉक्टर के.सी. चक्रवर्ती जी की जो कमिटी है उसने कहा कि भले ही जो है आरबीआई इस तरह का ओटीएस का कैंपेन निकाले या रूल निकाले, बैंक के पास जो है, इंडिविजुअल बैंक के पास ये ओटीएस का पावर दिया जाना चाहिए। उनके जजमेंट के अंदर, बैंक के इंडिविजुअल जजमेंट के अंदर, उनके बोर्ड के अंदर ये पावर दिया जाए कि वो अपने बेसिस पे अपने तरह से ओटीएस को फॉर्मुलेट करे, कितने परसेंट पे किस तरह से करना है, वो ओटीएस को अपना बैंक इंडिविजुअली खुद से ही हैंडल करे। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होता है? तो सेक्शन 3 ऑफ सरफेसी एक्ट जो है, सेक्शन 3 ऑफ सरफेसी एक्ट 2002 जो है ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है एस्टेब्लिशमेंट, ओनरशिप, ऑपरेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इन इंडिया को। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से क्या-क्या बैंक को बेनिफिट होता है, तो बैंक का जो बर्डन है, एनपीए है, एनपीए के कारण जो है बैंक को प्रोविजनिंग भी करना पड़ता है, तो बैंक जो है वो अपना एनपीए यहाँ ट्रांसफ़र कर देती है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास, और अपना प्रोविज़न बचा लेती है और जो इमेज है उसको भी सुधार लेती है। तो इससे क्या होता है कि बैंक का जो बुक है वो स्ट्रॉन्ग होता है और डिपॉजिटरों को, इन्वेस्टर्स को बैंक पे बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि इनके पास एनपीए का लेवल डाउन है। एआरसी क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फंड के अलावा ये क्या करती है कि मैनेजमेंट भी ठीक करती है, रिकंस्ट्रक्ट भी करती है, तो इससे जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे एक्सपर्टीज़ भी मिलता है और उससे वो कंपनी जो है रिवाइव भी कर सकती है। ट्रांसफर ऑफ एसेट टू एआरसी, इसमें क्या होता है कि फाइनेंशियल एसेट जो होता है, लोन, डिबेंचर्स, ये सब का ट्रांसफर हो जाता है बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एआरसी को। यहाँ ध्यान रखिएगा कि बोरोवर का जो शेयर है वो नहीं होता है। अगर बोरोवर का शेयर जो है कोलेटरलाइज किया गया है तभी जो है बोरोवर का शेयर जो है वो ट्रांसफर होता है, नहीं तो बोरोवर का शेयर ट्रांसफर नहीं होता है। जो है वो एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट थ्रू सिक्योराइजेशन को प्रमोट करती है। इसमें क्या होता है कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन का एक ट्रस्ट बनाया जाता है। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन जो है दोनों तरह से काम करता है, वो ट्रस्टी भी होता है और मैनेजर भी होता है उस ट्रस्ट का। एआरसी जो है वो 15% डायरेक्ट कैश में बैंक को देती है और बाकी का उनको डेट रिसीट दे देती है। जो असेट को सेल किया जाएगा तो बैंक को पूरा का पूरा पैसा उस समय प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एआरसी के केस में भी जो है 60 दिन का प्रायर नोटिस देना इंपॉर्टेंट है। इसका काम होता है रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ डेट्स ऑफ द बोरोवर, सेटलमेंट ऑफ द डेट्स ऑफ द बोरोवर, enforcement of security interest as above, change in the business and management of the borrower, and sell or lease of part of or whole business। तो जो है वो आरबीआई से पहले लाइसेंस लेना होता है। इसके साथ साथ जो है उसके पास 300 करोड़ का कैपिटल होना भी बहुत ज़रूरी है। एआरसी, कोई भी कंपनी को एआरसी होने के लिए 300 करोड़ का कैपिटल होना चाहिए और उनको आरबीआई से प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है। ये था आपका आईबीएफ का सर्टिफिकेशन कोर्स एमएसएमई का चैप्टर 7 का पूरा पार्ट। इसमें मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही बताया है। मैंने एनपीए और एसएमई ये सब नहीं बताया है, क्योंकि बैंक में अगर आप हैं तो ये सारी चीज़ बहुत जनरल है, ये आप बहुत जगह पढ़ चुके होते हैं। इस पे बार-बार चर्चा करके सेम चीज़ पे चर्चा करके कोई फ़ायदा नहीं है।